दैनिक भास्कर की एक सीनियर रिपोर्टर जिनका नाम पूनम कौशल है, दरअसल उन्हें एक टास्क दिया जाता है रिपोर्ट करने के लिए। ब्लैक बोर्ड के लिए एक कहानी ढूंढ रही थी और कहानी ढूंढने के लिए उन्होंने एक महिला से संपर्क किया। कई बार फ़ोन किया लेकिन वो महिला तैयार नहीं हो रही थी बातचीत करने के लिए। उन्होंने कहा कि जब जब मैं इस मुद्दे पर बात करती हूँ तब तब मेरा जख्म हरा हो जाता है, बस अब मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं। लेकिन रिपोर्टर ने जब रिक्वेस्ट की तो आखिरकार वो तैयार हो जाती हैं, लेकिन एक शर्त रखी जाती है कि वो अपने घर पर नहीं मिलना चाहेंगी, बल्कि एक ऐसी जगह पर मिलना चाहेंगी जहां उनके बच्चे, जहां पर ऐसे लोग ना हो जो उन्हें जानते हों। आखिरकार मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद सबसे पहले उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की जो डोर है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है, जी चाहता है कि कभी भी इस डोर को तोड़ दिया जाए। दरअसल वो अपनी ज़िंदगी से कुछ इस तरह से हार मान जाती हैं। वो कहती हैं कि जो बड़ी बेटी है वो दिल और दिमाग और शरीर से पूरी तरह से टूट चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। जिस दिन से उनके घर में यह वारदात हुई है, उस दिन के बाद से पति छोड़कर चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है और लड़की स्वस्थ नहीं रहती, काम मिलता नहीं है और लोगों के ये ताने हैं वो हर दिन इतना दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। इस ब्लैक बोर्ड पर इस कहानी को जब मैंने पढ़ा, जाना, तो इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिरकार उस महिला का दर्द क्या है। तो दरअसल आज की कहानी के माध्यम से उस महिला के दर्द, उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश करते हैं। जिसने उसकी बेटी को दर्द दिया था वो कोर्ट से बाहर हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है शायद, और मामला आज भी ये कोर्ट में विचाराधीन है और इस बात को 9 साल का समय बीत चुका है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का एक गांव लगता है सलेमपुर। सलेमपुर का जंगल जो चारों तरफ खेत होते हैं और एक कुआं था। दरअसल बात कर रहा हूँ 6 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कुएं के पास एक बालक था जो टहल रहा था और उस बालक को कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। वो बालक डर जाता है, उसे लग रहा था कि शायद कुएं के अंदर कोई भूत है, इसलिए वो वहाँ से भागता हुआ चीखता हुआ जाता है। पास में ही शायद उसके चाचा थे, चाचा से जाकर कहता है कि चाचा जी, कुएं के अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है। जैसे ही उसके चाचा ने ये बात सुनी, चाचा दौड़ते हुए कुएं के पास आते हैं और उन्हें कुएं के अंदर झांक के जो देखा तो देखते क्या है कि उसके अंदर एक लड़की पड़ी हुई थी जो दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब उन पर रहा नहीं जाता है, क्योंकि वो जितनी ज़ोर से चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, उनकी चीखों की आवाज़ जब नज़दीकी गांव तक पहुंचती है, वहां से कुछ लोग आते हैं। उसके बाद उस लड़की को कुएं में पड़ा हुआ देखकर, क्योंकि 30 फुट से ज़्यादा गहरा वो कुआं होता है, उसमें पानी भी होता है और एक लड़की पड़ी हुई थी और वो दर्द से बहुत बुरी तरह से कराह रही थी। आखिरकार ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद उस लड़की को जैसे ही कुएं से बाहर निकाला, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। देखते क्या है कि लड़की के सीने पर और लड़की की पीठ पर 2 गोलियां मारी गई थी, जिसकी वजह से वो खून से लथपथ थी, जिंदगी की जंग लड़ रही थी, जीना चाहती थी, इसलिए कोशिश कर रही थी और उस कुएं में पड़े पड़े उसे 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। आखिरकार करे तो क्या करें। ग्रामीणों ने तुरंत ही उस लड़की को पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उस लड़की को एक यथार्थ हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर एडमिट कराते हैं और जैसे यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर देखते हैं तो कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है, खुदा का शायद ये कोई करिश्मा होगा, कुदरत का करिश्मा होगा, जो लड़की बची हुई है, क्योंकि 2 गोली लगने के बाद भी ये जिंदा है, ये किसी चमत्कार से, किसी करिश्मे से कम नहीं है। लेकिन उस लड़की का प्राथमिक उपचार किया जाता है। उसके बाद उसको दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है और रेफ़र करने के बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिरकार उस लड़की को होश आए, वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या हुआ है उसके साथ, इसके पीछे की कहानी वो बता सके। दरअसल जब उस लड़की को कुछ वक्त के बाद जब होश आता है तो एक मजिस्ट्रेट उसके सामने जाता है। मजिस्ट्रेट उससे प्यार से पुचकारते हुए कहता है कि बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है। बस लड़की की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। जब उससे पूछा गया, पुचकारा गया, उससे बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि उस लड़की को ये अपनापन होने का एहसास कराया गया, तब जाकर लड़की थोड़ा बात बताती है। कहती है कि दिल्ली के उत्तम नगर की वो रहने वाली है। उसके परिवार में उसके पिता हैं, उसकी माता है, उसकी एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई। कुल मिलाकर घर में ये 5 सदस्य हैं। ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी, लेकिन 22 नवंबर 2015 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। घर से ये आदेश होता है कि जाकर दूध लेके आओ। वो दूध लेने के लिए जब घर से निकली तो कुछ दूर चलने के बाद पार्किंग के पास एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी के बाहर कुछ 1-2 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने आप देखा ना ताप देखा, उस लड़की के मुंह पर कुछ रखा और रखने के बाद उस लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, 13 या 14 साल के आसपास थी। जैसे उसके मुंह पे कुछ रखते हैं वो लड़की बेहोश हो जाती है। गाड़ी के अंदर उसको डाल दिया जाता है। अब उस लड़की की जब आँख खुलती है तो आँख खुलती है ग्रेटर नोएडा का
तुगलपुर एक इलाका है, वहाँ पर एक फार्म हाउस होता है। उस फार्म हाउस के आसपास शायद कोई घर, कोई मकान, कोई और अन्य चीज़ें नहीं थी, ना कोई आसपास कोई आदमी दिखाई दे रहे थे। उस लड़की की जब आँख खुलती है तो 24 साल से 35 साल के 3 व्यक्ति होते हैं और तीनों व्यक्ति उस लड़की के शायद होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। आराम से बैठे हुए शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे, और जब उन्हें लगता है मौका मिलता है तो उसके बाद फिर उस लड़की को वो नोचना शुरू कर देते हैं। उस लड़की ने रहम की भीख मांगी, चीखी चिल्लाई, लेकिन शायद उसकी चीखने की आवाज़ें ना तो उन दरिंदों के कानों तक पड़ रही थी और ना ही उसकी चीखने की आवाज़ें किसी ऐसे व्यक्ति के कानों तक पहुंची जो उसे शायद बचाने की कोशिश करता। और उस लड़की के साथ वो तीनों मिलकर, बल्कि बताया जाता है कि संख्या इससे ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद फिर बारी बारी से उसका गैंगरेप करते हैं। उस लड़की ने खूब रो रो कर अपनी बताया कि वो बहुत गरीब परिवार से है, उसे यहाँ से जाने दिया जाए। उसकी मम्मी, उसके पापा, वो सब लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। जब लड़की उधर दूध लेके नहीं पहुँचती है तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि उनकी बेटी सुबह घर से दूध लेने के लिए निकली थी लेकिन लौटकर वापस नहीं आई है। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था, पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान था। जो छोटे भाई और बहन थे वो भी अपनी बहन को और बिखरे हुए परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। इधर इस लड़की के साथ जो हो रहा था वो बहुत भयानक हो रहा था। जब उन्हें मौका मिलता था तब उस लड़की को वो नोचना शुरू कर दिया करते थे, उसके साथ वो गंदा और घिनौना कृत्य करना शुरू कर दिया करते थे। एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, इस तरह से दिन बीतने लगते हैं और उनमें एक तरह से कंपटीशन पैदा हो जाता है, कौन के साथ ज़्यादा बार गंदा काम करेगा। धीरे धीरे करके कब 13 दिन बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। 13 दिन लड़की के साथ हर वक्त, हर मौके पर उसका गैंगरेप हो रहा था और वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। जब ये यहाँ से निकलते थे तो निकलने के बाद जैसे क्या रोटी पैक करा के लेके आना या फिर शराब लेके आना या कुछ ऐसी चीज़ें, खाने पीने की वस्तुएं लेके आना, तब उस फार्म हाउस को पूरी तरह से पैक कर दिया करते थे, बंद कर दिया करते थे, ताकि उस लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर ना जा सकें और कोई लड़का, कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई इंसान उस तक उसको बचाने के लिए पहुंच ना सके। लेकिन 5 दिसंबर 2015 की शाम का वो वाक़या है। जैसे ये लोग आते हैं, वो शराब पी रहे थे, इसी बीच में वो उस घर को बंद करना भूल जाते हैं और लड़की को जैसे ही मौका मिलता है वो उस घर से, वहाँ से निकल के भाग जाती है। जैसे लड़की भागती है, इन तीनों को, चारों को पता चल जाता है। उसके बाद उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़की आगे आगे थी और वो व्यक्ति पीछे पीछे होते हैं। चारों तरफ खेती खेत थे, जंगल था, लेकिन कोई बचाने वाला, उसकी आवाज़ों को सुनने वाला कोई था नहीं। इसी बीच में 2 गोलियां चलती हैं। जैसे लड़की के पीठ में पहली गोली लगती है, उसके बाद लड़की गिरती है तो उसके बाद उसके एक और गोली लग जाती है। एक पीठ में, एक सीने में, 2 गोली लग जाती हैं। सलेमपुर का वो इलाका था, वहीं पर एक खेतों में कुआं होता है। वहाँ की चीखने चिल्लाने की आवाज़ शायद गाँव तक पहुँच नहीं सकती थी, इसलिए उस लड़की को उन लोगों ने मरा हुआ समझकर, क्योंकि वो चाहते थे कि यदि लड़की पकड़ी गई, यदि लड़की बाहर जाती है तो उनके नाम पता खुल जाएंगे, उनके चेहरे ये पहचान चुकी थी। और उस लड़की को उठाकर वो उस कुएं में डाल देते हैं, जो 30 फुट गहरा कुआं होता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस लड़की को कुएं में गिर जाती है, इसको चोट भी आती हैं और साथ ही इसके सीने में और जो कमर में गोली लगी हुई थी। जब वो देखती है कि यहाँ से सब जा चुके हैं, यानी कि कोई अब आवाज़ नहीं थी, किसी तरह की आहट नहीं थी, वो वापस आने वाले नहीं थे, तब उस लड़की ने रात के 9-10 बजे के बाद चीखना और चिल्लाना शुरू किया है। लेकिन उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें किसी तक पहुँच नहीं रही थी। लेकिन जब सुबह दिन निकलता है, 6 दिसंबर 2015 की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, एक बालक उस कुएं के इर्द गिर्द टहल रहा था। वो बालक उन चीखों को, उन दर्द के कराहने की आवाज़ों को समझ रहा था कि कोई भूत है। लेकिन जाकर जब उसने अपने चाचा से ये बात बताई, तब जाकर उन्होंने देखा, उस लड़की को बाहर निकालते हैं। एफआईआर दर्ज होती है और फिर उस लड़की के माध्यम से उन आरोपियों तक भी पहुंचा जाता है। उन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेजा जाता है। लगातार 9 साल तक की शायद अभी मामला चल रहा है। बताते हैं कि अभी हाल ही में दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 29 अगस्त 2024 को। उस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि कई साल बीत जाने के बाद भी अभी इस मामले में उन आरोपियों के खिलाफ शायद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और उन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन इस घटना के कुछ दिन के बाद जो इस लड़की का पिता होता है, उस लड़की के पिता ने अपनी ही पत्नी पर और अपनी ही बेटी पर कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि शायद बेटी की ही गलती रही होगी, इसलिए वो छोड़कर किसी दूसरी महिला के साथ चला जाता है और माँ अपने 3 बच्चों के साथ रह जाती है। माँ के पास कुछ करने कराने के लिए था ही नहीं, इसलिए दूसरों के घरों में मेहनत करना, मजदूरी करना
और साथ ही बर्तन मांजना या खाना बनाना इस तरह के काम करती थी। लेकिन जितने पैसे थे इसलिए बच्चे उतने ही पढ़ पाए, क्योंकि 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ पाते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। और वो माँ हर दिन इंतज़ार करती है कि कब उन आरोपियों को, उन दरिंदों को सज़ा मिल सके, क्योंकि बेटी का शायद ही कोई ऐसा दिन निकलता होगा जिस दिन बेटी के उस घटना को याद करके आंसू ना निकलते हों। वो बेटी जब रोती है तो उसकी जो माँ है, माँ के कलेजे भी एक तरह से तीर से चलते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है, परेशान होती है। वो अपनी बेटी को ना इंसाफ दिला सकी ठीक से, और ना ही उन दरिंदों को सज़ा दिला सकी, और ना ही अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकी। इसलिए दैनिक भास्कर की रिपोर्टर के सामने जब वो बताती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, साथ ही उसका दिल भी रोने लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो वाकई बड़ी अजीब किस्म की है। इसमें कई लोग, अपराधी जो होते हैं, वो आराम से बचकर निकल जाते हैं, और कई बेकसूर ऐसे होते हैं जो सालों साल जेल में सड़ते रहते हैं। शायद कैसी कानून की व्यवस्था है, कितने लोग हैं ऐसे जो आज भी न्याय के लिए भटकते हैं, जैसे कि ये एक माँ भटक रही है। पता नहीं कब जाकर इसके न्याय की उम्मीद पूरी होगी, नहीं होगी। इसलिए सरकार को कानून में कुछ इस तरह के बदलाव कर देने चाहिए, जिससे कि जुर्म साबित होते ही कम से कम समय में उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और वो कभी सलाखों से बाहर ना आ सकें, क्योंकि समाज में नज़ीर पेश करना भी बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।